नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 की सीरीज में इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश में जनजातियों के भौगोलिक विस्तार के संबंध में जो टॉपिक है उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो बिना समय को गवाए चर्चा शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न पहला कहता है या आपसे पूछता है कि अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है। तो दोस्तों, इसकी चर्चा हमने की थी। राज्य में अनुसूचित क्षेत्र राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति घोषित करता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है, भिम्मा जनजाति मध्य प्रदेश के किस हिस्से में निवास करती है। तो दोस्तों, भिम्मा जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश में निवास करती है। आपको हमें बताना है भिलाला, कोल और पनिका मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। फिर दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां निवास करती हैं, आपको उनकी संख्या बतानी है। 4 विकल्पों में से सही जवाब है मध्य प्रदेश में कुल 43 जनजातियां निवास करती हैं। और दोस्तों, वर्ष 2003 की एक अधिसूचना है, उसके पहले मध्य प्रदेश में जनजातियों की कुल संख्या कितनी थी, इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ ही साथ कितनी जनजातियों को विलोपित किया गया था, इसका जवाब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे और उन जनजातियों के नाम भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वर्तमान में 43 जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता है, किस जिले में एसटी की संख्या और प्रतिशत अधिकतम है। इसकी चर्चा भी हमने की हुई थी। इस प्रकार से आपको ध्यान कैसे रखना था, धार, अलीराजपुर, भिंड। जनसंख्या में एसटी सबसे ज्यादा कहां पर है, धार में है। प्रतिशत में कहां पर है, अलीराजपुर में है। और जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में सबसे कम कहां पर है, एसटी भिंड में है। इसी प्रकार से हमने इंदौर, उज्जैन और झाबुआ की चर्चा की थी एससी के परिप्रेक्ष्य में कि भाई सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या कहां पर है, इंदौर में है। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशत में कहां पर है, उज्जैन में है। सबसे कम एससी जनसंख्या, फिर चाहे वह प्रतिशत हो या जनसंख्या हो, कहां पर है, झाबुआ में है। तो 2 प्रकार से मैंने आपसे कहा था, 2 बातें आप लगातार में याद रखें। पहला धार, अलीराजपुर, भिंड और दूसरा इंदौर, उज्जैन, झाबुआ, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर प्रश्न पूछता है कि जो एसटी पॉपुलेशन है, चाहे फिर संख्या में हो या प्रतिशत में हो, सबसे ज्यादा किधर पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में धार में है, प्रतिशत में अलीराजपुर में। 5वां प्रश्न पूछता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। तो वही चीज है, एसटी जनसंख्या में सबसे ज्यादा कहां पर है, धार में है, और सबसे कम कहां पर है, भिंड में है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 5 का एकदम सही जवाब है। फिर दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भील जनसंख्या निवास करती है, इसका जवाब भी आपको मालूम होगा, 39.08%। फिर चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों में लिंगानुपात कितना है। तो 984 हमने चर्चा की हुई थी। मध्य प्रदेश में 984 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, इसको आपको ध्यान रखना है। बाल लिंगानुपात कितना है, आपको यह बात भी बतानी है कमेंट सेक्शन में। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जनजाति का है और सबसे कम लिंगानुपात किस जनजाति का है, वे किस जिले से संबंधित है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। आपको भी इससे बेनिफिट मिलेगा, आपका रिवीजन होगा और आपको और बढ़िया तरीके से फैक्ट याद होंगे। साथ ही साथ आप दूसरे विद्यार्थियों की सहायता कर सकेंगे यदि आप मेरे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हैं कमेंट सेक्शन में। तो फिर दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता दर वाली जनजाति कौन सी है, इसकी चर्चा भी हमने की थी, आपको बताना है। तो दोस्तों, हल्बा जनजाति सबसे ज्यादा साक्षर है। कितने प्रतिशत साक्षरता दर है, यहां पर आपको यह भी बताना है। ठीक। और हल्बा जनजाति का पारंपरिक कार्य कौन सा है, इसका आज जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फिर 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश में एसटी जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितनी देखी गई। तो इसका जवाब है दोस्तों 25.20%, अर्थात 25.20% 10 की वृद्धि देखी गई वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। अर्थात 2001 से 2011 के बीच 25.20% जनसंख्या में वृद्धि हुई है, किसकी, एसटी पॉपुलेशन की। और दोस्तों, देश में है किस प्रकार से है, कितना प्रतिशत है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। और दोस्तों, राज्य की कौन सी जनजाति मुख्य रूप से पश्चिमी भाग में निवास करती है। तो मध्य प्रदेश का बच्चा जानता है, भील जनजाति पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है।
अब आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने, भील जनजाति की उप जातियां कौन कौन सी हैं। फिर मध्य प्रदेश में जनजाति का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है मध्य प्रदेश में जनजातियों का। दोस्तों मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार। इसके जवाब आप सभी से कमेंट सेक्शन में अपेक्षित हैं। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में जनजातियों का जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों हमने चर्चा की थी 21.09%, कहीं कहीं पर आपको सिर्फ 21% लिखा हुआ देखने मिल जाएगा, कहीं कहीं पर आपको 21.1% भी लिखा हुआ देखने मिल जाएगा। सबसे सटीक है 21.09%। यदि ये विकल्प में रहता है तो आपको यही चुनना है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब है। फिर बारी आती है किस विद्वान ने जनजातियों को गिरिजन से संबोधित किया है। मैं चर्चा की थी महात्मा गांधी ने जनजातियों को गिरिजन से संबोधित किया है। ठक्कर बप्पा, वेरियर एल्विन और गोविंद सदाशिव भुरिया ने किस नाम से संबोधित किया है। कमेंट सेक्शन में आप हमें इन सवालों के जवाब दें। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में जनजातीय पुरुष कर्मियों की सहभागिता प्रतिशत कितनी है। 53.2%। इसकी चर्चा भी हमने पहले की हुई, आपको ध्यान रखना है। अब जवाब आपको क्या देना है, महिला कर्मियों की सहभागिता प्रतिशत या सहभागिता दर कितनी है, और आखिर सहभागिता दर कहते किसे हैं। इन दो प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। फिर दोस्तों बिजवार जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, अगला प्रश्न आपसे यह पूछता है। तो दोस्तों बालाघाट और सिवनी जिले में बिजवार जनजाति निवास करती है। इसका लिंगानुपात कितना है, आपको इसका जवाब देना है, या फिर एक सीधे से सवाल का जवाब दें। मध्य प्रदेश की किन जनजातियों का लिंगानुपात जो आपको याद है 1000 प्लस है। कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो यह भी मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि भील जनजाति मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है। अब 3 ऐसी जनजातियों को क्रम बताएं अधिक से कम की ओर, कमेंट सेक्शन में। अब बारी आती है जनजाति और उनकी युवाग्रह का मिलान कीजिए। तो दोस्तों इनके बारे में विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे, फिलहाल हम देख लेते हैं कि दोस्तों जो घोटुल युवाग्रह है मुड़िया जनजाति का है, रंगभंग भारिया का है, घूमकुरिया ये धूमकुरिया और राव का है, और गतियोरा मुंडा जनजाति का युवाग्रह है। क्या ध्यान रखना है, घोटुल मुड़िया, रंगभंग भारिया या मारिया, धूमकुरिया और राव और गतियोरा मुंडा जनजाति के युवाग्रह हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 या ए प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है। दोस्तों न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले 3 जिले हमें बताने हैं। अगला प्रश्न कहता है तो सबसे कम एसटी कहां पर है, भिंड में है, फिर दतिया में है, फिर मुरैना में है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। भिंड में कितने प्रतिशत एसटी जनसंख्या है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की चर्चा हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कितनी है 89 है। अब फिर से वही सवाल जो पिछले वीडियो में भी आपने किया था, आपसे किया था कि सबसे ज्यादा आदिवासी विकास खंड वाला जिला कौन सा है। मैं तो आंसर ही लिखने वाला था, इसका जवाब दें। और सबसे ज्यादा आदिवासी जिलों वाला संभाग कौन सा है। फिलहाल देखें विकासखंड 89 है, ठीक। इनके जवाब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। दोस्तों सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं, तो हम सभी जानते हैं, चर्चा में शामिल किया हुआ है, धार, बड़वानी और झाबुआ सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या वाले जिले हैं, और प्रतिशत में सबसे ज्यादा अलीराजपुर की है, याद रखना है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी बैगा जनजाति की उपजाति नहीं है, कौन सी बैगा जाति की उपजाति नहीं है। तो हम सभी जानते हैं बिजवार, नरोतिया और रैमेना तो बैगा जनजाति की उपजाति है। तो यहाँ पर एक विकल्प बचता है रैतेला, ये दोस्तों बैगा जनजाति की उपजाति नहीं है। फिर मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों को एसटी जनजातियों की श्रेणी से किस वर्ष बाहर किया गया, वर्ष 2003 में बाहर किया गया। पूरी दिनांक आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वे 3 जनजातियां कौन सी हैं उनके नाम भी बताएं। ये सवाल मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं इस वीडियो में। फिर मध्य प्रदेश में पिछड़ी या विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा किन जनजातियों को प्राप्त है, तो बैगा, भारिया, सहरिया हम सभी जानते हैं। तो उपरोक्त सभी अर्थात बैगा, भारिया, सहरिया को मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा प्राप्त है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं अपनी स्पीड को कम कर सकूं। जो मेरा टेम्पो है आपसे संवाद करने का, उसे मैं कम कर सकूं। यदि आपको ज्यादा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बढ़िया लग रहा है तो आप ओके कर सकते हैं कि हाँ सर सब बढ़िया चल रहा है, इसी तरह से चल रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी सीरीज कंप्लीट हो सके। मध्य प्रदेश में दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश में 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं।
तो दोस्तों धार, अलीराजपुर, झाबुआ, ये तीनों जिले 50% से अधिक अपनी कुल जनसंख्या की एसटी पॉपुलेशन रखते हैं। 25वां प्रश्न क्या कहता है, नर्मदा नदी के दोनों ओर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों जो ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फैली, गौड़ जनजाति। ऑप्शन नंबर ए। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के आसपास किस जनजाति का संकेंद्रण है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों गौड़। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 26 का सही जवाब है। फिर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे कम जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? इसकी चर्चा हमने शायद अपने पहले वीडियो में की हुई, आपको ध्यान रखना है। उत्तरी क्षेत्र में सबसे कम जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ की प्रमुख जनजाति कौन सी है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूँ। फिर निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रश्न क्रमांक 28 आपसे पूछ रहा है कि भील जनजाति पश्चिम में रहती है। जी भाई बिल्कुल सही है। कोरकू जनजाति दक्षिण में रहती है, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और दोस्तों माझी जनजाति उत्तरी जिलों में निवास करती है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का अर्थात 28 प्रश्न का सही जवाब है, प्रश्न क्रमांक 28 का। प्रश्न 29 कहता है कौन सी जनजाति बुनकर का कार्य करती है? तो दोस्तों चर्चा की हुई थी पिछले वीडियो में, पनिका जनजाति बुनकर का काम करती है। फिर निम्न कथनों पर विचार करना है। दो कथन है। पहला कथन कहता है दोस्तों कोरकू जनजाति का निवास नर्मदापुरम से लेकर खंडवा तक है। आपको बताना है कि कोरकू जनजाति क्या वास्तव में नर्मदापुरम से खंडवा में निवास करती है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति बैगा है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश है ये। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति बैगा है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये बात भी ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही है कि भाई जो बैगा है दक्षिण पूर्व में निवास करती है और कोरकू जनजाति का निवास आपको नर्मदापुरम से लेकर खंडवा तक देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों रीवा जिले का कुदेर समुदाय किस लिए प्रसिद्ध है? तो सुपारी कलाकारी के लिए। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न भी बनाया था कि इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल गया। फिर निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, सुमेलित नहीं है पूछा है। तो पहला जो भिलाला जनजाति है पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र में, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। खैरवार जनजाति की बात करें तो दोस्तों दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र में, दोस्तों यह प्रश्न गलत है। शहरी या उत्तरी जनजातीय क्षेत्र में पाया जाता है और उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्र में। यहाँ पर जो खैरवार है वो दक्षिण जनजातीय क्षेत्र की जनजाति नहीं है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि खैरवार जो जनजाति है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है। चूंकि यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बाकी भिलाला को पश्चिमी क्षेत्र से ध्यान रखें, सौर को उत्तर पूर्वी क्षेत्र से याद रखें और सहरिया को उत्तरी जनजातीय क्षेत्र से याद रखें। फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश में राज्य की कितनी जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? बात चल रही है पश्चिमी मध्य प्रदेश की दोस्तों। तो मध्य प्रदेश, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में राज्य की 1/3 से अधिक जनसंख्या, 36% के आसपास या उससे अधिक जनसंख्या एसटी पॉपुलेशन सिर्फ पश्चिमी मध्य प्रदेश में निवास करती है। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है अगले प्रश्न की दोस्तों, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो हम सभी जानते हैं, चर्चा की थी, 6.8% मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की नगरीय जनसंख्या है। फिर एमपी में सर्वाधिक आदिवासी विकासखंड वाला जिला कौन सा है? धार है। इसकी चर्चा भी हमने की हुई थी और सवाल भी आपसे 2 बार पूछ चुका हूं। दोस्तों एमपी में एसटी की विधानसभा और लोकसभा में सीटें क्रमशः कितनी है? तो हम सभी जानते हैं 47 सीटें मध्य प्रदेश में एसटी की विधानसभा में और 6 सीटें लोकसभा में। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। फिर किस पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना की रणनीति तैयार की गई थी? तो 5th 5-year प्लान अर्थात 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना की रणनीति तैयार की गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अपने पहले टॉपिक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की भी चर्चा कर ली है। अगले वीडियो में हमें शुरुआत करनी है मध्य प्रदेश में जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान के बारे में। तो तब तक आपको बने रहना है हमारे साथ, लगातार मेहनत करनी है। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक साझा करना है ताकि वे भी हमारी इस सीरीज का समुचित लाभ ले सकें और उनको भी उनकी तैयारी में सहायता प्राप्त हो। तो बस बने रहना है हमारे साथ, लगातार मेहनत करनी है दोस्तों आपको, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।